आम आदमी पार्टी सरकार ने अपना 7वां बजट पेश किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया। सर, सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चा में है किस तरह आपने इस पूरे बजट को देशभक्ति बजट की तरह नामांकित किया है। इसके पीछे मकसद क्या है और क्यों इसकी जरूरत पड़ी आम आदमी पार्टी को? मकसद बड़ा सीधा सा है कि 75 साल हो गए हमारी आज़ादी को। इस वक्त जिस वर्ष के लिए बजट है, देश 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा आज़ादी की। तो उस वक्त पूरा देश उसी तरह देशभक्ति के रंग में डूबे जैसा आज़ादी से पहले डूबा हुआ था। हर तरफ हम सुनते हैं, पढ़ते हैं किताबों में, चारों तरफ देशभक्ति का जलवा था। एक सपना था देश आज़ाद हो। आज 75वें साल में हम उस सपने को याद करें। इस 75वीं वर्षगांठ के बहाने हम थोड़ा आकलन करें कि हम उस सपने से जो सुभाष जी ने देखा, भगत सिंह ने देखा, आज़ाद ने देखा, गांधी जी ने देखा, बाबा साहब ने, इन सब ने जो सपना देखा, उस सपने को लेके हम 75 साल में कहाँ आ पाए हैं, ये याद करें और फिर इस सपने को आगे कैसे बढ़ाएंगे ये तय करें। तो आज हमारे बजट में यही बात निकल के आती है और 75वां साल है भाई, बनती है, इतनी देशभक्ति की बात तो बनती है। लेकिन क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद भी है कि आम आदमी पार्टी देश भर में अपनी जमीन ढूंढने की कोशिश कर रही है इस देशभक्ति बजट के जरिए? राजनीतिक मायने क्या हैं इसके? आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बहुत कट्टर देशभक्त है। वो आंदोलन से जन्मी हुई पार्टी है। देश में भ्रष्टाचार को उखाड़ के फेंकने का जो आंदोलन हुआ, उससे निकली हुई पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता तो चाहता है कि पूरे देश में देशभक्ति की बात हो। और ये जो इतना भ्रष्टाचार है, जात पात के झगड़े हैं, धर्मों की लड़ाइयाँ हैं, ये सब खत्म होके शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोजगार की बात हो, खेल की बात हो, ये सब बातें होनी चाहिए। लेकिन क्या देशभक्ति को लेकर केंद्र की जो भाजपा सरकार है या भाजपा, उससे कोई कंपटीशन तो नहीं है? होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? सब में होना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां धर्म में, जातियों में, क्षेत्रों में बटें, इससे अच्छा देशभक्ति पे कंपटीशन करें ना। इससे अच्छा शिक्षा पे देशभक्ति पे कंपटीशन करेंगे तो फिर शिक्षा की बात आएगी, स्वास्थ्य की बात आएगी, खेलों की बात आएगी, रोजगारों की बात आएगी, इकोनॉमी की बात आएगी, पर कैपिटा इनकम की बात आएगी। तो देशभक्ति पे कंपटीशन करें राजनीतिक पार्टियां, नुकसान क्या है इसमें? सबसे अहम आपने जो घोषणा की बजट में कि जब 100 साल पूरे होंगे देश की आज़ादी को, तो दिल्ली आवेदन करेगी ओलंपिक खेलों के लिए। इसके पीछे की क्या वजह है और क्या तैयारियां हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए दिल्ली को ऐसी स्थिति में। क्या इसके पीछे आपने पूरी रिसर्च की है और आगे की क्या तैयारी है? रिसर्च भी की है और सपना भी देखा है, दोनों है। मैं बहुत सारे खेल प्रेमियों से मिला हूँ, बहुत खिलाड़ियों से मिला हूँ, कोचेस से मिला हूँ, उनके पेरेंट्स, लोगों से मिला हूँ। सबके मन में ये सपना है कि भाई हमारे यहाँ ओलंपिक्स क्यों नहीं होते। ओलंपिक्स अचानक किसी ओवरनाइट नहीं हो जाएंगे। आज हम सोचें और 3 साल में ओलंपिक करा देंगे, ऐसा दुनिया में कभी नहीं होता है। जिन देशों में, जिन शहरों में भी ओलंपिक्स हुए हैं, वहाँ 15-15, 20-20 साल की तैयारियां लगी हैं। तो जब हमारा 100वां आज़ादी का साल आएगा, उस वक्त की तैयारी हम आज से शुरू करें और उसी में हम तय करें कि हम अपने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को अगले 10-12 साल में इतना लेके जाएंगे कि 12 साल बाद हम बिडिंग करने की स्थिति में आ जाएं। जो मैंने बात की है 2048 में जो ओलंपिक्स गेम्स होंगे, उनकी शुरुआत होगी बात करने की 2032 से। 2032 में उसकी बिडिंग प्रोसेस शुरू होगी। 2032 से 35 के बीच में उसका बिडिंग प्रोसेस कंप्लीट होना है। हमारे पास 10-12 साल हैं। हम 10-12 साल में अपने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को और शहर के स्पोर्ट्स के वातावरण को, खेलने का, अपने खिलाड़ियों का, इन सबको 10-12 साल में इतना शानदार कर लें कि 10-12 साल बाद लोग देखने लगें कि दिल्ली इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंटेंडर। लेकिन केंद्र सरकार का सहयोग चाहिए होगा इसमें। उनसे किस तरह से बातचीत करेंगे? क्या उसका प्लान है? सबका सहयोग चाहिए होगा और बिना केंद्र सरकार के सहयोग के तो ये कभी भी संभव नहीं है। केंद्र सरकार से हर तरह का सहयोग और केंद्र सरकार भी करेगी मदद। भाई, दिल्ली देश की तो राजधानी है, केंद्र सरकार देश की तो सरकार है। अगर एक शहर अपने आप में कमिटमेंट के साथ खड़ा हो रहा है, शहर के लोग कह रहे हैं कि भाई हम अपने आप को तैयार करते हैं, आज से 10 साल बाद हम दुनिया के सामने खड़े होंगे और कहेंगे कि हमें भी ओलंपिक्स होस्ट करने हैं, तो केंद्र सरकार के लिए भी फख्र की बात है। लेकिन जो खिलाड़ी आपको सुन रहे हैं, उन्हें आप किस तरह से भरोसा दिलाना चाहेंगे कि दिल्ली में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो कि वो आकर्षित हों इन तमाम खेलों की तरफ और दिल्ली सरकार जो कह रही है उस पर और भी ज़्यादा भरोसा कर सके? हमने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है।
पिछले 5-7 साल में हमने जितना स्पोर्ट्स का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, उससे हमारे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा है। हमने बडिंग स्पोर्ट्स पर्सन से लेके एक्सलेंस स्पोर्ट्स पर्सन तक जिस तरह की अवार्ड स्कीम शुरू की हैं, रिवॉर्ड स्कीम शुरू की हैं, क्योंकि जब खिलाड़ी मेडल जीत लाता है तो सब तारीफ करते हैं, लेकिन मेडल जीतने के लिए जो संघर्ष करता है उसको कोई मदद नहीं करता। दिल्ली सरकार 16 लाख रुपए देती है अपने संघर्षशील खिलाड़ियों के लिए, सपोर्ट के लिए। उनमें से कोई मेडल जीत के लाएगा, पर मेडल जीतने से पहले हर साल 16 लाख रुपए दे रही है। तो ये सारी स्कीम्स हैं जिनकी वजह से आज खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, और ये आइडिया मुझे खिलाड़ियों से ही आया, खिलाड़ियों की तरफ से ही रखा कि हमको, और ये बात खिलाड़ी बहुत अच्छे से समझते हैं कि अगर आज हमारे देश का कोई शहर तैयारी करना शुरू करेगा तो 10-12 साल बाद इस स्थिति में पहुंचेगा सीरियसली काम करके कि हम दुनिया के सामने जाके कह सके कि हमें भी ओलंपिक्स कराने हैं। उसके बाद होगा नहीं होगा वो 2032-33 की बिल्डिंग पे तय होगा, लेकिन हमें कराने हैं। इस लायक बनने के लिए हमें 10-12 साल लगेंगे, और आज हम उसकी तैयारी शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा आपने बजट पेश किया, आपने कहा कि लोगों को राहत मिलेगी, आपने ये भी कहा कि जो आय है वो 16 गुना ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन राहत देने के लिए पेट्रोल डीजल की महंगाई को भी लोग झेल रहे हैं। दिल्ली क्या इसमें राहत दे सकती थी इस बजट में? देखो, दिल्ली सरकार के दायरे में जो चीज़ें आती हैं, फ्री बिजली आती है, फ्री पानी आता है, फ्री एजुकेशन आती है, फ्री हेल्थ सिस्टम आता है, जहां दिल्ली सरकार का सीधा दायरा है, वहां हमने बहुत राहत अपनी तरफ से पूरी दे रखी है। जहां तक पेट्रोल डीजल की बात है, पिछले 3-4 साल में पेट्रोल के दाम जितने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हुए हैं, उतने ही केंद्र सरकार उसकी कीमत बढ़ाती गई है, उसके ऊपर टैक्स बढ़ाती गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जितने दाम कम हुए, केंद्र सरकार ने पिछले 3-4 साल में जो दाम बढ़ाए हैं एक्साइज के और इन सब के, वो अगर कम कर ले तो अपने आप पेट्रोल के दाम नीचे आ जाएंगे। अभी केंद्र सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं कि क्या एक्साइज ड्यूटी भी घटाई जाए ताकि राहत मिले, या फिर सभी राज्यों में ये जो महंगाई है वो बढ़ते रहेगी? नहीं, केंद्र सरकार चाहे तो डिसाइड कर सकती है, और उनको करना चाहिए कि भाई इतना महंगा पेट्रोल डीजल हो गया है, तो लोगों को राहत देने के लिए जितनी टैक्सेस पिछले 3-4 साल में बढ़े हैं पेट्रोल डीजल पे, वो कम कर दें। हम खत्म करने की बात नहीं कर रहे, हम ये भी नहीं कह रहे कि हटा लो, हम तो कह रहे हैं 4 साल पहले था क्या 100 रुपये का पेट्रोल, उसमें मान लीजिए 20 रुपये उसकी कॉस्ट है, 20 रुपये सरकार, राज्य सरकार लेती है, तो 60 रुपये केंद्र सरकार ले रही है। पहले 40 रुपये लेती थी, पेट्रोल 40 रुपये का था, तो पेट्रोल की कीमत वापस 20 हुई, तो केंद्र सरकार ने अपना हिस्सा बढ़ा दिया। तो वो हिस्सा केंद्र सरकार ना बढ़ाए, वापस कर दे। साथ ही बजट में औद्योगिक क्षेत्रों के लिए कुछ खास असर देखने के लिए मिला नहीं। आपको लगता है कि इस तरफ ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि कोरोना काल में काफ़ी मार पड़ी, और ऐसी स्थिति में जरूरी था कि दिल्ली में जो कम से कम फैक्ट्रियां हैं वहां तक सरकार पहुंचे और उन्हें कुछ राहत देने की बात करे, ताकि दिल्ली में उत्पादन बढ़े। दिल्ली में बिजली के दाम नहीं बढ़ने देना, दिल्ली में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराना, दिल्ली में शानदार ट्रेंड मैन पावर देना, स्टार्टअप के लिए नई पॉलिसी लाना, दिल्ली में एक करप्शन फ्री एनवायरनमेंट देना, ये सारी चीज़ें औद्योगिक क्षेत्र के लिए हैं। लेकिन साथ ही साथ मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि कई ऐसे आपने घोषणाएं की हैं जहां पर आपको ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे आप नए स्कूल खोलें, चाहे आप मोहल्ला क्लिनिक खोलें। ऐसी स्थिति में आप किस तरह से केंद्र सरकार से संपर्क करेंगे? क्या अभी बातचीत हो पा रही है केंद्र सरकार से? नहीं, मिलती रहती है केंद्र सरकार से। जब हम ज़मीन मांगते हैं तो मिलती भी है, ऐसा नहीं है कि क्योंकि अनफॉर्चुनेट है डीडीए केंद्र सरकार के पास में है, लेकिन उन्होंने मार्किंग कर रखी है ज़मीन की, ये एजुकेशन के लिए है। फिर उनसे बात होती है, खतो किताबत होती है, फिर मिलती है ज़मीन, लेनी पड़ती है पर मिलती है, और मिलेगी क्यों भाई? दिल्ली की ज़मीन को वो कहाँ लेके जाएंगे? दिल्ली के लोगों के लिए तो लेके करेंगे, तो करना चाहिए उनको, और करेंगे साथ। लेकिन हाल ही में मोदी कैबिनेट ने एक फैसला लिया जिसमें एलजी के पावर को सर बढ़ा दिया गया है। ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि टकराव बढ़ेगा? आप जितने भी फैसले लेंगे फिर फाइल जाएगी और उसके बाद टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। उस स्थिति से कैसे निपटेंगे, और इस फैसले को लेकर आपका क्या कहना है? ये अनफॉर्चुनेट है कि केंद्र सरकार वैसे तो बड़ा फेडरलिज्म की बात करती है, लोकतंत्र की बात करती है, लेकिन लोकतंत्र की जो असली स्पिरिट है कि नीचे पावर लेने की, नीचे डिसीजन लेने की पावर्स होनी चाहिए, यही लोकतंत्र है नीचे की बॉडीज़ के पास में, उसको कर्टेल करती चली जा रही है। अभी जो मतलब अनफॉर्चुनेट होगा कि देश की राजधानी में इस तरह का निर्णय केंद्र सरकार ले रही है, एक चुनी हुई सरकार के अधिकार कम करने के लिए, पर ये उनका चरित्र है, ये उनका कैरेक्टर है, इसमें यही कह सकते हैं। आपका काम रुकेगा तो नहीं? रुकेगा तो लड़के कराएंगे ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अपने बजट को लेकर काफ़ी उत्साह में हैं, और देखना होगा जिस सपने की वो बात कर रहे हैं उसे पूरा करने में कितना कामयाब हो पाते हैं।